जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरा समझेंगे और पूरा देखेंगे ओवर रिव्यू। और हाँ, इस चैप्टर के बारे में पूरी समझ आपकी बन जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम ही है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपसी क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, ये दोनों मिलते हैं और H2 यानी जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एक बात और नोट कर लेना कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। जो भी भौतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, आसवन हो गया या संघनन हो गया, इनके द्वारा कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक बार जो पदार्थ बन गया उस पदार्थ से दोबारा जो प्रथम पदार्थ थे उनको बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन गया, अभिकारक बनाना मुश्किल हो जाएगा उस पदार्थ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या आप लोग परीक्षण कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो भाई, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन या निष्कासन हो सकता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन क्या थी, गैस थी। ठीक है, गैस थी और ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन दोनों गैस मिलकर यहाँ पर क्या बना लिए, द्रव। ये क्या है, द्रव यानी लिक्विड है। तापमान में परिवर्तन यहाँ पर समझना कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जब उसकी अभिक्रिया जल से होती है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस बना लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब CaOH का ट्वाइस बनाता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई साहब तापमान में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर गैस का उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया आप लोग जब जल से करा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस ऐसे, ठीक है, गैस का चिन्ह ऐसे दर्शा देते हैं या तो G लिख देते हैं। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जब आप लोग देखते हो लोहे में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो क्या होती है, संक्षारण ही होती है। भोजन का पाचन, ठीक है, हमारा जो भोजन पचता है, दही का बनना, श्वसन और विकृत गंधिता। ठीक है, दही, दूध से दही बनता है, मतलब आप देख लेते हो तो वो रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। रात भर रख दिया जाता है और दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब क्या है आप लोग समझो थोड़ा सा। जब तेल वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, वसा जिसमें होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और क्या खराब हो जाते हैं, महक उसमें से आने लगती है, बदबू आने लगती है। मतलब कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि उनको पैकेट में भरा जाता है। आप लोग देखोगे जो भी आपको मिलते हैं पदार्थ होते हैं, गैस भरी होती है। जो भी आप 5 रुपए की नमकीन खरीदते हो उसमें गैस भरी होती है। क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको बड़ी करने के लिए गैस भर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, वो खराब ना हो इसीलिए उसमें गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे और ख़राब ना हो। ठीक है, इसलिए इतना दिन तक चल जाती है, वरना उसमें वो तेल से भूंजी जाती हैं, चलेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण सिंपल सा है कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल, आप लोग याद कर लेना, परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये पूछा तो नहीं जाता। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, मैंने रासायनिक समीकरण ही लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करना। तो यहाँ पर जैसे ऐसे लिख दोगे कि भाई मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हो गया, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ये जब अभिक्रिया किए, वायु के साथ अभिक्रिया किए, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या हुआ, रासायनिक समीकरण। कैसे कि भाई हम प्रतीकात्मक निरूपण से दर्शा रहे हैं। यहाँ पर बोला गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का प्रतीक दर्शा दिए। यहाँ पर बोला गया ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो हमने छोटा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो इस तरीके से। और एक बात याद रखना कि जो भी रासायनिक समीकरण होगा उसकी अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट है तो यहाँ पर ठोस है तो ये आप S से दर्शाओगे, लिक्विड है तो L से दर्शाओगे, गैस है तो G से दर्शाओगे और एक्वस है तो यहाँ पर जलीय विलयन लिखोगे। और गैस है तो एक ये भी चिन्ह लगाया जाता है ऐसे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, जहाँ भी ऐसे चिन्ह होगा समझ लेना वो पदार्थ गैस है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता था, कैसे कि भाई ये गैस है ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ें। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित करेंगे तो फिर आगे, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको संतुलित करना। अभिकारक क्या होते हैं यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं। अभिकारक बिल्कुल सिंपल से ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या है यानी प्रोडक्ट क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये क्या हुए, आपके अभिकारक हुए ये। ठीक है, क्या हुए, अभिकारक।
और ये हुए आपके उत्पाद, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो अभिकारक क्या हुआ, ये हुआ भाई जब आयरन जो है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट यानी फेरम सल्फेट आप बोल सकते हो या फिर SO4 बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया भी होती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ये अभिकारक हुए, ये उत्पाद हुए। बस अभिकारक उत्पाद समझाने के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 2MgO बनाता है। अब ये 2 जो लगा है संतुलित करने के लिए लगाया गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर अभिकारक ये हुए, उत्पाद ये हुए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लो कि भाई जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, तो यानी Cl बनता है। तो यहाँ पर ये उत्पाद हुआ, ये अभिकारक हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये अभिकारक, ये उत्पाद, ठीक है। तो ये लोग आप लोग अभिक्रियाएँ भी तैयार कर लेना, आ जाती हैं संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं अब ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ो। तो ऐसी अभिक्रियाएं समझो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल भाई, 2 चीज़ें हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी यानी मिल जाएंगी और एक रूप धारण कर लेंगी, एक पदार्थ बना देंगी, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना। तो ये परिभाषा ये आप लोग याद कर सकते हो कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ की जगह आप लोग यूज कर सकते हो कि भाई जब जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है भाई जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। यहाँ पर देखो ये 2 अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब एक उत्पाद है। तो यहाँ पर क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया। आपको पहचानना आना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे संयोजन अभिक्रिया में देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से जब हुई तो क्या हुआ कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसके साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्मा निकलती है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो बिना बुझा हुआ चूना है और यहाँ पर बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हैं 2 पदार्थ, ठीक है, 2 पदार्थ और यहाँ पर बनाता है एकल पदार्थ। तो ये हुई आपकी संयोजन अभिक्रिया। सिंपल, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही अभिक्रिया का मैंने हिंदी वर्जन लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नोट। आपका जो NCERT होता है वो इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, लेकिन आपको क्वेश्चन की जैसे नहीं घूमना है बल्कि आपको क्वेश्चन घुमा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे कि भाई बुझे हुए चूने का इस्तेमाल घरों की पुताई में होता है। जब दीवार पर चढ़ी हुई बुझे हुए चूने की परत हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत के कारण दीवार में चमक आती है। पुताई के बाद इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझना कि भाई पहले हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने पढ़ा CaOH का ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर यही CaOH का ट्वाइस यानी जो बुझा हुआ चूना होता है, चूने की जो पुताई होती है भाई, वो चूना पत्थर लाया जाता है और पानी में घोर लिया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और हम पुताई कर देते हैं। और जब पुताई कर देते हैं तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है वो उससे बुझे हुए चूने से रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया बना लेती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, CaOH का ट्वाइस यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, CaCO3 का निर्माण कर लेता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही हुआ। तो आगे देखते हैं अब, तो इसको मिटा दें, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया था तो इसको मिटा देते हैं। तो आगे आपको आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा तो उसके जस्ट अपोजिट होती है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट होती है, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया के अपोजिट होती है। तो वियोजन अभिक्रिया के अपोजिट आप संयोजन लिखोगे और संयोजन के अपोजिट यानी जस्ट उल्टा वियोजन, ठीक है, सिंपल भाई। संयोजन वियोजन मतलब संयोग का मतलब जुड़ना, वियोग का मतलब टूटना, बिल्कुल सिंपल यार। तो यहाँ पर देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट में
आग जलाई जाती है, यानी हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और ये टूट जाता है। मतलब समझ रही है, टूट कर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। रिएक्शन ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर पाओगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनता है, और वही CaCO3 यानी जो पुताई के समय बन जाता है, उसी में जब हीट दी जाएगी तो वो फिर से टूट कर क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पत्थर बना लेगा। समझ रहे हो। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से निकल जाएगी, इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, जिसमें हम ऊष्मा देकर उसको तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो ये आपको हो जाता है कि भाई जिंक कार्बोनेट, ये भी आप लोग देख लो, ये सॉलिड है, अब इसमें जब हम हीट दिए तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ऊष्मीय वियोजन ये भी हुआ। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। आगे बढ़ें तो यहाँ पर नोट भी ध्यान से पढ़ना कि भाई वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। नोट बहुत ज़रूरी है कि भाई वियोजन कितने प्रकार से होता है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पर वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला ऊष्मीय वियोजन, तो ये आपका ऊष्मीय वियोजन ही था, मैंने जानबूझ के लिख दिया था ताकि आपको समझ में आए। आप लोग देख लो, मैंने लिखा था ऊष्मा यानी हीट से होने वाला वियोजन। यहाँ पर ये हीट से ही वियोजन हुआ, मैंने ये देखो चिन्ह बनाया है आग का ना, तो ये हीट से ही वियोजन हुआ। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि आयरन सल्फेट जो होता है उसमें जब हीट दी जाती है तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी FeTO3 बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। यह ऊष्मीय वियोजन ये है। तो इनको आप लोग याद कर लो, मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका होता है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि भाई सूर्य के प्रकाश से होने वाला वियोजन, मतलब समझ रहे हो, जो सूर्य के प्रकाश से होगा, जिसमें हम सूर्य का प्रकाश देंगे, वो किसी से वियोजित नहीं होगा। यहाँ पर जो 2AgCl यानी आपकी जो सिल्वर क्लोराइड है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो देखो Ag में टूट जाता है और क्लोराइड बाहर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो वो क्या करता है कि भाई वो टूट जाता है इसमें, सॉरी यहाँ पर Ag होना चाहिए तो आप लोग लिख लेना, यहाँ पर Ag में टूट जाता है और Br2 में टूट जाता है, 2Ag + Br2। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। आगे आपका विद्युत वियोजन, आप घटन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब वियोजन होगा। जैसे यहाँ पर जल है, जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मैंने बैटरी का चिन्ह लगा दिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, और ये दोनों जुड़कर जल का निर्माण भी करते हैं। तो ये आपका विद्युत वियोजन हो गया, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जो बैटरी होती है, दोनों टर्मिनल होते हैं ना, दोनों टर्मिनल को जब आप पानी में डालोगे, आप देखो गैस निकलेंगी, वो धीरे धीरे विद्युत वियोजन ही हो रहा होता है। ठीक है, डाल के देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो जिंक है, जिंक कापर सल्फेट से अधिक ताकतवर है, यानी कापर से अधिक ताकतवर है। ठीक है, अब कापर सल्फेट से क्या करेगा कि सल्फेट को ले लेगा और यहाँ पर कापर को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट बना लिया और कापर को बाहर कर दिया। इसी तरीके से आयरन है जो, वो भी कापर सल्फेट से अधिक पावरफुल है, मतलब कापर से अधिक पावरफुल आयरन होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि आयरन सल्फेट बना लिया और यहाँ पर कापर को बाहर कर दिया। मतलब इसमें क्या है कि सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। तो सक्रियता श्रेणी आप लोग याद कर लो चैप्टर नंबर 2 में, तो चैप्टर नंबर 1 में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड वही होती है। तो आप लोग इसको याद कर लेना, आगे चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, मैं यहाँ पर चित्र लगाए दे रहा हूँ, इसको देख लो, याद कर लो नंबर वाइज। ऊपर जो तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, जो नीचे हैं वो उससे कम अभिक्रियाशील है जो उसके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो। अब यहाँ पर आगे आती है अभिक्रिया कि भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा भैया कि कोई भी पदार्थ है वो ताकतवर, वो दूसरे के पदार्थ को ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक तो दूसरे का लेगा, लेकिन दूसरा जब अकेला हो जाएगा वो भी जो पहला रहेगा उसका छुड़ा लेगा, मतलब दोनों अदला बदली कर लेंगे बस। तो यहाँ पर बोला गया है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या अलग अलग तत्व या परमाणुओं के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। समझ रहे हो, जो आयन होती हैं उनका आपस में आदान प्रदान हो जाता है। बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो इसमें क्या हुआ कि बेरियम इससे अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर सोडियम जो है वो Cl से अभिक्रिया किया तो NaCl बना लिया। आगे बढ़ें।
यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, ये भी जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया की, तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया कोई जिंक सल्फेट बनता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ें, अपचयन और उपचयन सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपके मतलब पूरे चैप्टर में, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अपचयन यानी रिडक्शन और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन क्या होती है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी इनको बोला जाता है। तो अपचयन क्या है, ऑक्सीजन का निष्कासन एवं हाइड्रोजन का योग होता है। अपचयन जब होगा उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और हाइड्रोजन का योग, यानी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है, कॉपर और जल का निर्माण होता है, यानी H2O का निर्माण होता है। इसमें ध्यान देना क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये मैंने बना दिया है। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या है, कॉपर बाहर हो रहा है ना कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ पर इसका जो है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का, और यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर हो रहा है वो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, हाइड्रोजन का, H2O के रूप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उपचयन। उपचयन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट अपोजिट कर दो कि भाई ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सिंपल, जस्ट अपोजिट उसके। तो यहाँ पर उपचयन का देखो मतलब क्या है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यहाँ पर कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया का कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर जब हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जल का निर्माण करता है, ये भी एक प्रकार से क्या है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण ही तो है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई साहब, है ना। तो बिल्कुल सिंपल। आगे आता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का जो प्रभाव होता है वो क्या क्या होता है, आपके चैप्टर में जो है वही मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर है संक्षारण पहला यानी कोरिजन। जब कोई धातु जल, नमी एवं वायु के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर होकर नष्ट होने लगती है, अर्थात वह संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे पहला हो गया आपका लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, दूसरा चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तीसरा तांबे यानी कॉपर के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये तीन चीज़ संक्षारण के उदाहरण हैं। इनको आप लोग याद क्या करना है, आप लोग दैनिक जीवन में देखते ही याद ही रहते हैं। आगे संक्षारण से बचाव कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि संक्षारण से आप कैसे बचाव करोगे। तो भाई हम ग्रीस या तेल या पेंट लगा सकते हैं, संक्षारण से बच जाता है। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोग दरवाजे में, लोहे के जो दरवाजे होते हैं उसे पेंट किया जाता है। ठीक है, तो पेंट क्यों किया जाता है, ताकि वो संक्षारण से बचा रहे, वरना लोग पेंट क्यों ही करेंगे। आगे मिश्र धातुएं बनाकर, तो मिश्र धातुएं भी बना सकते हैं। आगे देखो अब विकृत गंधिता, मैंने आपको बताया था, जब तैलीय एवं वसा युक्त, विकृत गंधिता को अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहते हैं। जब तैलीय एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो उसका उपचयन हो जाता है और उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने लगता है। इस घटना को विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। जो भी पॉकेट होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा क्यों जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो। आप 5 रुपए की नमकीन खरीदते हो, 10 रुपए की खरीदते हो, पप्स खरीदते हो, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके जो उसके अंदर तेल है, वसा है। ठीक है, यहाँ पर देखो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इससे बचाव करने के लिए वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा या वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर जिसमें वायु न प्रवेश कर सके, या शीतलन द्वारा या वायु से संपर्क तोड़कर। एक ही है कि भाई वायु से संपर्क तोड़कर किसी भी तरीके से हमें ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना है, तभी वो चीज़ बच पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लेना। आपका विकास भैया ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहेगा और आपको पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेन भी करता रहेगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। कैसे बोल रहे हैं, जय हिंद जय भारत। पानी बरसने लगा भाई।